2015 में मुझे सिवान सदर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिकट फाइनल लगभग कर दिया, लेकिन उस समय हमारी आरजेडी से अलायंस थी। उसके चलते मैंने आरजेडी के कदावर नेता ने एक प्रेशर बनाया। प्रेशर बनाने के बाद 2015 में मेरा टिकट सिवान सदर से कटवाने में सफल हो गया वो आदमी। लेकिन जिसको मिला तो निर्दलीय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए वो मनोज सिंह हो या कोई हो, निर्दलीय आता है तो मुझे लगता है कि वह 5000 के नीचे ही रहेगा। जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी, जो सिंबल लेकर जाएगा उस पर विश्वास करके। 2025 का चुनाव इस बार काफी निर्णायक चुनाव होना है। इस बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और यहाँ एक तरफ देखा जाए तो एनडीए गठबंधन, दोनों के बीच जिस तरीके से इस बार जो कि चुनावी तैयारियां की जा रही हैं, लगभग वो अब मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है। अब बस इंतजार इस बात का है कि अधिसूचना कब आए और कब प्रत्याशियों को जनता के बीच में भेज दिया जाए। लेकिन इसी बीच बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़े हैं और चुनाव में अच्छा खासा उनको वोट भी मिला है, या यूं कहा जाए तो बहुत कम मार्जिन से उनकी जीत और हार हुई है। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में हैं कि इस बार पार्टी हमको टिकट देगी, लेकिन जाहिर है कि बहुत सारे जो प्रत्याशी पहले चुनाव लड़ चुके हैं तो पार्टी पहले उनके ऊपर भरोसा जरूर करेगी। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर कोई विकल्प ढूंढा जाता है। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेरे साथ राजेश्वर चौहान हैं। जिस तरीके से 2020 में इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के रघुनाथपुर सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और एक अपनी मजबूत दावेदारी इन्होंने पेश की थी, इस बार चूंकि एक बार फिर से इनकी संभावना बन रही है। लेकिन इस बार क्या कुछ इनकी तैयारी है और किस तरह से ये पार्टी का जो है कि विश्वास जीतने में कामयाब होंगे, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। बहुत स्वागत है आपका। मेरे तरफ से भी आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत। पहले तो बस यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस बार कई प्रत्याशी आ चुके हैं रघुनाथपुर में, क्या राजेश्वर चौहान के ऊपर फिर से एक बार मुहर लगेगा? देखिए, 2020 में हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन कुछ अलायंस की गड़बड़ी से हम लोग चुनाव वहाँ लूज कर गए। इस बार एनडीए काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रही है और हम लोग 2020 के चुनाव हारने के बाद लगातार क्षेत्र में बने रहे, लोगों से मिलना जुलना लगातार रहा, पार्टी के संगठन का काम भी वहाँ पर हम लोग देखते रहे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी वह जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाएगा और पार्टी मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट देने का काम करेगी। अच्छा नेताजी, एक चीज़ इसमें आपने कह दिया कि कुछ गठबंधन में मतलब गड़बड़ी की वजह से, तो फिर वो गड़बड़ी तो सामने नज़र आ रहा है। एक संभावना बन रही है कि फिर से एक बार मनोज सिंह जी, चूँकि वो दावेदारी अपना कर रहे हैं, कई चैनलों पर उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो अब एक सवाल बनता है कि वो तो भाजपा में है, इससे पहले लोजपा का दामन थामे थे और उसके बाद उसके बैनर पर चुनाव लड़े थे। एक बार क्या फिर संभावनाएं बन रही है क्या? देखिए, एक्चुअल में उस बार लोजपा एनडीए से बाहर थी, अलायंस हम लोग का बीजेपी से था और लोजपा वहीं से बागी उम्मीदवार को लगाया जहां से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे। भाजपा लगाई थी? नहीं, मैं लोजपा। तो उसके लिए हम लोग रघुनाथपुर तो हारे ही, पूरे बिहार में 30-35 सीट लोजपा के चलते हम लोग चुनाव लूज कर गए। इस बार पांचों दल के, लोजपा हो, भाजपा हो, उपेंद्र कुशवाहा जी के, हम हो, ये पांचों दल काफ़ी मजबूती के साथ इस बार काम कर रही है। जैसे पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्येक जिला में जिला सम्मेलन किया कि हम लोग इस बार मजबूती के साथ हम लोग रहेंगे और सिवान के 8 के 8 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। अगर कोई प्रत्याशी निर्दलीय आता है तो मुझे लगता है कि वह 0 पर आउट हो जाएगा, जो भी हो। लेकिन सवाल है कि मनोज सिंह जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है बाय द वे जिस तरीके से वो मन बना चुके हैं और बार बार बयान दे रहे हैं, तो अगर वो फिर से आते हैं तो क्या आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? मुझे लगता है कि 2020 का जो बात था वैसा इस बार नहीं है।
जनता भी इस बार समझ चुकी है और एनडीए के जितने कार्यकर्ता हैं इस बार मन बना लिए हैं कि जो भी सिंबल लेकर आएगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। निर्दलीय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए वो मनोज सिंह हो या कोई हो, निर्दलीय आता है तो मुझे लगता है कि वह 5,000 के नीचे ही रहेगा। जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी, जो सिंबल लेकर जाएगा उस पर विश्वास करके और जिताने का काम करेगी। लेकिन एक चीज़ और बात कहा जा रहा है कि आपके गठबंधन में लोजपा भी है और लोजपा को भी सीट मिलेगा, मान लें 30-35 सीट उसको मिलेगा। उनके बैनर पे मनोज सिंह अच्छा खासा वोट लेकर के भी आए हुए थे। कहा जा रहा है कि दावेदारी इस बार लोजपा की भी मजबूत मानी जा रही है रघुनाथपुर से। तो अगर रघुनाथपुर से सीट से अगर लोजपा को टिकट मिल गया तो फिर आपको तो नहीं कुछ मिलेगा। देखिए, सीट की बंटवारा हमारे प्रदेश के शीर्ष लीडर लोग करते हैं। दिल्ली से लेकर पटना में जो भी हमारे शीर्ष नेता हैं, 5 घटक दल के, सीट के बंटवारा वह लोग करते हैं। अगर हम लोग एक पार्टी के सच्चा सिपाही हैं, जदयू के सच्चा सिपाही हैं और पार्टी के नियम और कानून को फॉलो करते हैं, किसी के भी खाते में हमारे 5 दल के किसी भी घटक दल को अगर जाता है तो मैं उसका समर्थन करूँगा। क्या बात है, मतलब अगर बाय द वे ये सीट लोजपा में जाती है तो आप उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। 5 दल के किसी भी घटक दल, वह लोजपा हो, भाजपा हो, उपेंद्र कुशवाहा जी के, हमको किसी भी घटक दल को अगर यह सीट जाता है तो मैं निस्वार्थ भावना से मजबूती के साथ लगकर उसको जिताने का काम करें। अच्छा राजेश्वर जी, एक बात कहा जाता है कि जब इससे पहले जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपकी संभावना कहीं दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन एक बाइक जो है कि आपका चेहरा आया कि नहीं राजेश्वर चौहान जो है कि रघुनाथपुर से सीट से होंगे। तो क्या वहाँ आपका कौन सा छवि काम आया था, कि आपका काम आया था, कि आपकी जो निष्ठा थी पार्टी के प्रति वो काम आया था, और क्या उसी बलबूते पे फिर से एक बार आपके ऊपर मोहर लगेगा क्या? ज़रा इसके बारे में समझना चाहेंगे हम। देखिए, मैं जनता दल यूनाइटेड में आया, 2 बार मैं जिला अध्यक्ष रहा सीवान का, बाकी समय मैं प्रदेश महासचिव और सचिव रहा। मैं इस पद पर रहते हुए पार्टी के काम ईमानदारी से किया, जिस पर भरोसा करके 2015 में मुझे सीवान सदर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिकट फाइनल लगभग कर दिया। लेकिन उस समय हमारी आरजेडी से अलायंस थी, उसके चलते मैंने आरजेडी के कदावर नेता ने एक प्रेशर बनाया। प्रेशर बनाने के बाद 2015 में मेरा टिकट सीवान सदर से कटवाने में सफल हो गया वो आदमी। लेकिन जिसको 15 में मुझे छोड़कर वह चुनाव लूज कर गया, उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी मन बनाए थे कि 2020 में इसे लड़ाया जाएगा। मैं 2020 में उनसे अपनी बात को रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर सहमति जताई और मुझे टिकट रघुनाथपुर विधानसभा से दिया और मैं चुनाव लड़ा वहाँ से। लेकिन कुछ वही लोजपा के गड़बड़ी से मैं चुनाव लूज कर गया। इस बार क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप, और किस तरह से क्षेत्र में आप अपने आप को स्थापित किए हुए हैं वो करेंगे, या क्या कुछ तैयारी ज़रा बताएं। देखिए, 2020 के चुनाव हारने के बाद हम लोग हार गए, लेकिन क्षेत्र में हमेशा हम लोग जुड़े रहे। कार्यकर्ताओं के दुख सुख निमन बाउर में हम लोग हमेशा साथ रहे। देखिए, मैं एक अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, अति पिछड़ा समाज से दुनिया समाज से आता हूँ, और रघुनाथपुर विधानसभा में अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, जहाँ 36% अति पिछड़ा का वोटर्स वहाँ लोग हैं। एक बहुत बड़ा चीज़ है कि मैं पार्टी के संगठन के लिए तो काम करता ही हूँ, जिला अध्यक्ष रहते हुए, प्रदेश महासचिव होते हुए, या 2020 से लगातार मैं हारने के बाद क्षेत्र की जनता से जुड़ा रहा। लेकिन अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र होने के नाते मुझे भरोसा है कि पार्टी मुझ पर विश्वास करके पुनः एक बार टिकट देने का काम करेगी। नहीं, तो आपके समाज के लोग आपके साथ हैं, आपने सामाजिक स्तर पे काम किया है, पार्टी स्तर पे तो काम किया ही आपने, लेकिन समाज को एकजुट रखने के लिए क्या कुछ किया है आपने? मैं आपको बता दूं, सीवान जिला ही नहीं, मैं बिहार नोनिया महासंघ भी मैं चलाता हूं, और बिहार के समस्त अपने समाज के लोगों को पटना में
मुझे लगता है कि हमेशा मीटिंग करते रहता हूँ और बिहार के प्रत्येक जिला में समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए मैं संघर्ष करते रहता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड से आप लोग जुड़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के लिए, अति पिछड़ा लोगों के लिए काम किया है। इसके लिए मैं पूरे बिहार में अपने समाज के बीच के लोगों के पास और जो भी वहाँ के मैंने जनता जनार्दन है उससे अपना समन्वय बनाकर वहाँ पर लगे रहे। मुझे भरोसा है कि अगर इस बार भी पार्टी मुझ पर विश्वास करके वहाँ से टिकट देती है तो जनता मुझे भारी मतों से जिताकर भेजने का काम करेगी। लेकिन एक इस बार चूंकि देखा जाए तो इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन का अलग दावा है। वो कह रहा है कि 2 सीट हम लोग पिछले बार छोड़ चुके थे, इस बार 8 हम लोग लेके आएंगे, यानी कि 6 पहले से है और 2 सीट जिसमें आपको गुरियाकोटी और आपको दुरौंदा, तो दोनों सीट इस बार महागठबंधन के लोग जीत पाएंगे। फिर ये आप लोगों का दावा और उनके दावा में क्या कुछ फर्क रह जाएगा? देखिए, इस बार जिस तरह से लोगों को रुझान एनडीए के प्रति देखा जा रहा है, हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का रुझान जिस तरह से है, मुझे लगता है कि सिवान जिला के 8 सीट इस बार एनडीए के खाते में जाएगा और महागठबंधन का खाता भी यहाँ नहीं खुलेगा। चलिए एक चीज़ हम एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अभी माहौल बड़ा गर्म हो गया है जातीय जनगणना को लेकर के। कल आप लोगों के एनडीए का बैठक भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। राजेश्वर चौहान जी जातीय जनगणना को किस रूप में देखते हैं? जातीय जनगणना बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें लोगों को यह समझ में आता है कि मेरे समाज के लोग कितने परसेंट में, कितने संख्या में हैं, जिससे जिसकी मैंने कहने का मतलब है कि हमारी जितनी संख्या होगी उतने हिस्सेदारी की मांग लोग करेंगे, जिस दल में जो भी हो। इसलिए इस बहुत अहम चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है लोगों के लिए और या पॉलिटिकल लोग के लिए भी यह अच्छा चीज़ है। रघुनाथपुर की जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता रघुनाथपुर के 108 रघुनाथपुर विधानसभा के मतदाताओं और जनता से यही अपील करूंगा कि अगर इस बार भी पुनः जनता दल यूनाइटेड के खाते में यह सीट जाता है और पार्टी मुझ पर विश्वास करके सिंबल देती है तो आप लोग वहां से मुझे भारी बहुमत से जिता कर भेजें और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें और प्रधानमंत्री के सर को ऊंचा करने का काम करें। मैं यही अपील करूंगा। बिल्कुल, तो सुना आपने जिस तरीके से राजेश्वर चौहान, हालांकि इनकी छवि के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही नम्र व्यक्ति हैं और इनकी नम्रता की ही वजह से बहुत सारे लोग लाइन में थे, लेकिन इनको टिकट मिला। अब देखना है कि फिर से एक बार क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या इनकी पार्टी इनके ऊपर विश्वास करके और फिर से एक बार रघुनाथपुर में इनको उतारती है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार जिस तरीके से लड़ाई और जो भी खास करके जो इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में जो होने वाली है वो बड़ा दिलचस्प होगा, इसलिए कि दोनों तरफ जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, अब इन तैयारियों के साथ साथ जनता किसके ऊपर मुहर लगाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी के आगे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।